डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट था भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, यानी कि किस तरीके से व्यक्ति के कार्यों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। पहला था प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय। यानी कि जो कृषि से संबंधित था वह प्राथमिक, जो कृषि से संबंधित चीजों को दूसरे रूप में बनाया जाता था यानी कि विनिर्माण, दूसरा रूप दिया जाता है उसे द्वितीयक, और फिर तृतीयक जो इन दोनों क्षेत्रक का सेवा प्रदान करता था उसे तृतीयक कहा गया। उसी के आगे आज है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। कि समानता अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है, और जैसे जैसे यह कृषि प्रणाली परिवर्तन होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पी और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। यानी कि कह रहा है कि जैसे जैसे प्रणाली में परिवर्तन यानी कि नए नए आधुनिकीकरण, मशीनीकरण हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे व्यापार में समृद्धि होने लगी, यानी कि बढ़ने लगा। और धीरे धीरे शिल्पियों यानी कि कार्य करने वाले लोगों और व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई, यानी कि लेन देन। और इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती है, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय से 100 वर्षों से अधिक, यानी कि लंबे से लमसम बता रहा है, के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन में कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं, और उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर भी किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे, और कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि मान लीजिए अगर हम प्रकृति से चावल उत्पादित करते हैं तो फिर उसे हम विनिर्माण यानी कि उसे चावल, धान उत्पादित करते हैं और चावल के रूप में उसे हम लाते हैं, और जैसे ही हम तृतीय उत्पादन करते हैं यानी कि खीर बनाते हैं तो उसका क्या व्यक्ति उसे उपयोग में लाता है। तो इस कारण अतिरिक्त समय से भी काम होने लगा, और इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित होता गया। यानी कि जैसे जैसे उनकी महत्वता, उनकी गुणवत्ता बढ़ती गई, हर क्षेत्र का महत्व में भी परिवर्तन होता गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक में तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ, और कुल उत्पादनों की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया, यानी कि तृतीय क्षेत्र का। और अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादक और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973 और 74 और 2013 और 14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013 से 14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है। और भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कई कारण है। प्रथम यानी कि पहला कारण, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि जो इससे संबंधित है, जहाँ पे व्यक्तियों की सेवाएं की जाती है, भले ही उससे अर्थ मिलता है, लेकिन वो पैसे क्षेत्र क्या है, वो एक प्रकार के पैसे कमाने वाले क्षेत्र ही है, लेकिन वो व्यक्तियों को क्या प्रदान कर रहे हैं? सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है, और किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है।
फिर बात आ रहा है कि द्वितीयक कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा और ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीयक जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं और आप नगरों में, विशेष बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। यानी कि कुछ सरकारी होते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उन सरकारी चीजों को न अपना करके व्यक्ति अपना निजी खुद वह चीजें चलाना चाहता है और इसमें ज्यादा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। चतुर्थ यानी कि चतुर्थ बात यह है कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण हैं एवं अपरिहार्य हो गई हैं और इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं के प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं होती, यानी कि जो सेवा करने की जो क्षेत्रक है वह सभी में समान रूप से समृद्धि नहीं होती है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है, यानी कि कम है, जिससे अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं के इसलिए लगे क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत कम काम होता है और वे अपनी जीविका चलाने के लिए उसी में लगे रहते हैं और इस कार्य क्षेत्र के केवल कुछ भागों को ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से देखेंगे। इसके बाद है भारत अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। करा है आरेख 2 सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रक के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यानी कि ये है आरेख 2 सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, यानी कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें बताया भी गया है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, तृतीयक है। कब 1973 से 74 इसमें तृतीयक आगे है और इसमें भी तृतीयक ही आगे है। यानी कि यहाँ पे प्राथमिक और तृतीयक है और सबसे ज्यादा यहाँ पे तृतीयक है। यानी कि दोनों वक्त 40 वर्षों में देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र है वो सबसे आगे, यानी कि जो सेवा का कार्य है वही सबसे आगे है। कारण कि भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आरेख 3 वर्ष 1972 से 73 एवं 2011 और 12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियुक्ता है और यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे 1972-73 में 74% है प्राथमिक क्षेत्र, 11% है द्वितीय क्षेत्रक और 15% है तृतीय क्षेत्रक। यानी कि यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्रक में ज्यादा हैं और 2011 और 12 में भी प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे परसेंटेज काम करने वाले व्यक्ति हैं। फिर करा है प्राथमिक क्षेत्रकों में रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ है। यानी कि यह काम है रोजगार में, यानी कि यह कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार किस क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। और ऊपर का जो टेलीग्राम दिखाया गया है इसमें क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की यहाँ पे सबसे ज्यादा सफल कौन सा क्षेत्र दिखाया गया, यानी कि यह व्यक्तियों का काम करने का स्थान है और यह वह काम करने से किसमें सफलता ज्यादा मिली है उसको दिखाया गया है। इसी कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। और तृतीय क्षेत्र पर यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम हुई। यानी कि जो उत्पादन उसमें 14 गुना, लेकिन जो रोजगार है उसमें 5 गुना यानी कि कम होता है। और परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र यानी कि मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन लाभ किसमें हो रहा है, तृतीय क्षेत्र में।
इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4 से 5वां हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। और इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह भी है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं और यदि आप कुछ लोगों को किसी क्षेत्र से हटा देते हैं तो तभी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, यानी कि काम कम है लेकिन लोग ज्यादा हैं, अगर उसमें से कुछ लोगों को हटा भी देते हैं तब भी काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी भी, यानी कि अल्प बेरोजगारी की कम समय काम करना। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हुए जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पे वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई बेकार नहीं है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन जो उसकी उत्पादन क्षमता है, जो उसका शारीरिक श्रम का फल है, वह कम है। वही होता है अल्प बेरोजगारी, यानी कि वह श्रम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो उनके श्रम का जो फल मिल रहा है वो कम मिल रहा है। परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगार की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन अभी सभी अपनी क्षमता से काम करते हैं, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है उससे कम ही काम हो पाता है, जो प्रत्यक्ष बेरोजगारी यानी कि अल्प बेरोजगारी के रूप में आता है। यानी कि दिख रहा है वो चीजें कि यहाँ पे जितनी लोगों की आवश्यकता है, जितने काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा है, लेकिन सभी अपनी क्षमता से काम कर। और इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं और बेकार बैठे हुए हैं और से अलग है। और खुली बेरोजगारी, यानी कि अल्प बेरोजगारी प्रत्यक्ष बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी भी कहते हैं और इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। यानी कि इसको 4 रूपों में हम जान, अल्प बेरोजगारी, प्रत्यक्ष बेरोजगारी, खुली हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखनाम आता है और अपनी जमीन पे कब्जा करने के लिए एक लक्ष्मी के परिवार के या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। और लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी की तरफ कुछ अतिरिक्त आय भी होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पे काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। और दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं और एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि हो सकती है। वे लोग अपनी भूमि से पहले की जैसा उत्पादन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 लोग चले भी जाते हैं तब भी उनके काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उनके आय में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरीके से अल्प बेरोजगारी के दूसरे क्षेत्र में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शहरों में भी सेवा क्षेत्र में हजारों अनियंत्रित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार के तलाश में रहते हैं और जहां उन्हें पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। और वे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई अवसर नहीं, यानी कि वह कोई भी काम मिल जाता है, भले ही उनके श्रम से कम ही हो, लेकिन फिर भी उनको करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से हम तीनों क्षेत्रों के परिवर्तनों को, ऐतिहासिक परिवर्तनों को इस तरीके से समझते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि तीसरे पार्ट में अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो यह देखेंगे। धन्यवाद।